लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियाँ चलाने में। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज हमारे बहुजन इतिहास पर RBS न्यूज़ पर एक हमारे बहुत जाने माने, बहुत चर्चित हमारे BSP के भूतपूर्व हमारे एक विधायक जो नई दिल्ली से लड़े थे, वो साथियों हमारी चर्चा में शामिल हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीरेंद्र जी से बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। मान्यवर, ये RSS को लेकर बहुत आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कितनी चर्चाएं चल रही हैं और कितना इनका विरोध हो रहा है। मान्यवर, कैसे देखते हैं RSS की? ये कहने को तो सामाजिक संगठन है और फिर भी अब आपने देखा है, अभी देखिए MP के अंदर कितना इनका विरोध, वामन मेश्राम जी का जो वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कितना विरोध हो रहा है। उनका सीधा आतंकवादी संगठन से, जो कि पूरा SC ST OBC जो पूरे हमारे DS4 के काशीराम जी ने जो वामसेव बनाया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कैसे, मतलब ये लोग बौखलाए हुए हैं क्या, ये मनवादी लोग, या कैसे मान्यवर देखते हैं आप इसको? देखिए, RSS एक आइडियोलॉजी के तहत पूरे देश में पनप रही है और सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज जो नौकरी पेशे वाला समाज है हमारा और जो पढ़ा लिखा समाज है, वो एक अवेयरनेस फैलाने की बजाय उस चीज़ को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा है कि हमें जो हो रहा है इस देश में, जो घटनाएं हो रही हैं, जो संगठन पनप रहा है, एक विचारधारा जो सबको पता है, 1 मिनट के लिए हम सोचेंगे तो हमें भी पता है कि वो विचारधारा गलत है, आने वाले समय में आज भी गलत है और ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रही तो ये देश जो नेपाल का हाल हुआ है आज, जो पाकिस्तान का जो हाल है, जो बांग्लादेश का जो हाल है, वो आने वाले समय में भारत का हाल हो जाएगा। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन हमें दुख होता है इस बात से कि जो पढ़ा लिखा समाज है, जो नौकरी पेशे वाला है, गरीब मजदूर के पेट में रोटी नहीं है, वो ज़्यादा नहीं सोच सकता। आपके पेट में रोटी नहीं होगी, मेरे पेट में रोटी नहीं होगी, मैं कितनी देर तक भाषण दे दूंगा आपको? नहीं दे बोल सकता ना। लोगों को बच्चे पालने हैं और ज़रूरतें होती हैं। आज के समय में देश की हालत ये है कि मज़दूर सिर्फ सुबह उठ के ये सोचता है कि मैं आज की शाम को अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा, तो वो व्यक्ति क्रांति नहीं ला सकता। लेकिन जो एक दूसरा तबका जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जॉब कर रहा है, पैसे वाला है, वो ये सोच रहा है कि वो अंधा हो चुका है बिल्कुल। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारा संविधान बनाया, उसमें आरक्षण जो बाबा साहब ने आपको दिलवाया, पढ़ाई लिखाई का जो हक अधिकार आपको दिलवाया, इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिलवाया, उससे आप आगे पनपे हैं। लेकिन अगर इस बात से आप मुकरते रहोगे और इसका विरोध नहीं करोगे RSS जैसी एक संगठन का, तो आने वाले समय में हालात बहुत बुरे होंगे। मान्यवर, देखिए, अब बाबा साहब ने जो आरक्षण, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आरक्षण है, उसका सबसे ज़्यादा विरोध तो OBC समाज करता है। मतलब कुल्हाड़ी के अंदर बैठा तो हमारा ही लगा हुआ है, OBC समाज आरक्षण का विरोध, जबकि 27% आरक्षण उन लोगों को भी मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं है मंडल आयोग ने भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको भी आरक्षण दिया ना, वो हमारे आरक्षण का या SC समाज के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, आरक्षण तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। देश में सारी जो चीज़ें थी वो प्राइवेट कर दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आज देश में हो रही हैं और वहाँ कोई भी किसी भी SC ST OBC या माइनॉरिटी को आरक्षण कहीं भी नहीं मिलता। और आप देखिए, पिछले 10 साल का इतिहास उठा कर आप देख लीजिए, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर या शिक्षा बोर्ड के लेवल पर उनको स्कॉलरशिप दी गई हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और हम लोग इससे अपना ध्यान भटका हुआ है और हम मुद्दों पे बात करते हैं 2 दिन, लेकिन उसके बाद एक नया मुद्दा देश में आ जाता है, उस पर हम फिर चर्चा ही नहीं करते। पिछला मुद्दा वो फीका पड़ जाता है। अब रिसेंटली बिहार में चुनाव है, आप ये देखिए, छठ पूजा का बोर्ड दिल्ली से लेकर के हरियाणा का CM भी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे बोल रहा है कि मैं बिहारी हूँ, हैं? वो भी ये कह रहा कि एक आइडियोलॉजी के तहत कि जो मजदूर वर्ग हरियाणा में काम करने आया है वो जाकर BJP को वोट डाले।
आप ये देखिए ना, जो हरियाणा में काम करने जो लोग लेबर आई है, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचती है तो बिहार में अगर उनको पटना जाना है तो उन जानवरों से भी बदतर हालत, मुर्गों का भरा हुआ ट्रक आपने देखा होगा, जो चिकन का भरा हुआ ट्रक, उसमें क्या हालत होती है, उससे कहीं ज़्यादा हालत ख़राब ट्रेनों की है। लेकिन वही आदमी वहाँ जाके बोलेगा जय श्री राम। नहीं माने, और 12,000 अभी सरकार ने बोला था कि 12,000 ट्रेनें चलाई है छठ पूजा के लिए, बिहार के लिए। सरकार के मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनें जब बढ़ गई और ये न्यूज़ फैली तो ज़्यादा भीड़ आने लग गई। आपके पास एक दिन के लिए व्यवस्था कैसी है ये बताइए ना। महाकुंभ में बेचारे लोगों को मार दिया इन्होंने, हर जगह में मरे लोग, उनकी आज कोई चर्चा करता है? नहीं करता। यहाँ पर पहले क्या होता था, अगर किसी के साथ अन्याय हो जाता है या कहीं दुर्घटना हो जाती है, उस पर हम सोच विचार करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि आज ये कुछ दुर्घटना होगी तो एक बड़ी दुर्घटना और कर दो ताकि पीछे वाली फीकी पड़ जाए। मान्यवर, अभी आप देख रहे हैं कि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अनिल मिश्रा जी हैं, वो कितना हल्ला मचा रहे हैं। आपने देखा बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, और एक और स्वामी जी निकल के आ गए हैं, स्वामी स्वरूप आनंद जी करके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को और बाबा साहब को, और कह रहे, बाबा साहब को सीधा कह रहे हैं कि ये आतंकवादी था। देखिए तो इनकी मानसिकता का क्या करेंगे, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? आतंकवादी कौन है कौन नहीं है ये तो पूरा देश जानता है। अगर पढ़ा लिखा समाज हमारे देश में, जो आज बच्चे शिक्षित हैं या जो आज आने वाले समय में शिक्षा को हासिल करके देश के बारे में हिस्ट्री को पढ़ेंगे एक बार, तो उनको पता चल जाएगा। आप अंग्रेज़ों की गुलामी को याद करिए। इस देश में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट यहाँ आई थी तो बाबा साहब के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो वो कौन था? सर छोटू राम। ठीक है, लेकिन हरियाणा के लोग या जाट समाज के लोग आज भी अम्बेडकर को अपना कहीं ना कहीं दुश्मन मानते हैं। लेकिन जब तक वो अपने विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे या अपने पूर्वजों को वो जानेंगे नहीं, वो सावरकर को पढ़ेंगे, तो उनकी विचारधारा थोड़ी चेंज होगी। और एक बार मंदिर में जब घंटा बजता है तो उसको ज़ोर ज़ोर क्यों बजाया जाता है? ताकि हमारा ध्यान आरक्षित वहाँ हो कि लोग अच्छे से सुने। वो भगवान को जगाने के लिए नहीं होता, वो मंदिर का घंटा ही होता है कि सबकी जो नज़र है उस पर पड़े। तो ऐसे ही ये प्रोपगेंडा जो लगातार 10 से 12 साल इस देश में चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक हमारे मुंह पर जब तक वो ठोकर नहीं लगेगी ना। हरियाणा में एक कहावत है कि अकल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। तो जब तक हमारे पूरे समाज को ठोकर नहीं लगेगी, तो ये घटनाएं जब बड़े बड़े लोगों के साथ हो रही हैं, मैं तो CGI को भी जब उनके ऊपर जूता फेंका गया तो मैं तो उस चीज़ से, मैं ये नहीं तो कह रहा कि खुश हूँ, लेकिन मुझे दुख भी नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद एक आदमी अपने फैसले नहीं ले सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकता, तो उससे क्या वैसे तो ये सरकार कहती है कि भाई आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, 75 साल 100 साल होने वाले हैं, अब आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, अब इतना जातिवाद नहीं रहा है। अभी आपने हरियाणा के अंदर भी देखा, CGI साहब का तो जूता इन्होंने फेंका, वो भी एक मानसिकता थी। अभी आपने देखा एक IPS ने खुद सुसाइड करना पड़ा उनको। और आप अत्याचार पूरे भारत में देख ही रहे हैं मान्यवर कि किस हिसाब से हो रहा है। अभी देखिए MP के अंदर एक कुशवाहा समाज के लड़के से पेशाब चटवाया गया। ये इतने इतने घृणित कार्य कर रहे हैं, फिर भी लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो मैं बता तो रहा हूँ आपको, अकल खाने ना बादाम खाने से नहीं आएगी, अकल ठोकर खाने से आएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो पहले तो दलितों के साथ होती थी, पहले SC समाज के ऊपर, अब ये पहले दलितों के साथ होती थी, अब मजदूरों के साथ होती है, गरीब के साथ होती है। लेकिन ये घटनाएं हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास के साथ होंगी ना, तो उनके समझ में आएगी, उनके अकल ठिकाने आएगी और बदलाव आएगा। क्योंकि मिडिल क्लास जो आज समाज है वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको बिल्कुल पैसे की मैं बिल्कुल अंधा हो चुका है। उसको ये चाहिए कि मैं नौकरी करूँगा या मैं जॉब करूँगा, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और कोई एक स्टेट का तो वो सोचता है मुझे दूसरे स्टेट से लेना देना नहीं है। हम भारत के लोग इस संविधान के दायरे में अगर आकर के हम किसी भी चीज़ का अपोज करेंगे, किसी के साथ अन्याय हो रहा है और हम आवाज़ बनकर उभरेंगे, तो बिल्कुल आने वाले समय में चेंज आएगा, वरना तो हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। मान्यवर OBC समाज जो भी है, देखो कोई जाट बना हुआ है, कोई गुजर बना हुआ है, कोई यादव बना हुआ है, कोई कुर्मी बना हुआ, कोई पटेल बना हुआ। अभी तो हमने देखा, अभी UP के अंदर एक पटेल समाज के ऊपर इतना बड़ा घातक हमला किया ठाकुरों ने
ठीक है, ये क्या, ये मानसिकता से, इनकी मानसिकता, ये तो 1950 के बाद तो संवैधानिक भारत है ना, आज तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये 11 सालों के अंदर ये लोग, अगर किसी को मान लो हम भी किसी जानवर को कुछ समझाते हैं तो जानवर में इतनी अकल तो होती है कि भाई वो समझे कम से कम। इन लोगों के अंदर तो बिल्कुल ऐसा कोई संवैधानिक जीवन को समझ ही नहीं पा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है क्या? देखिए, ये विचारधारा तो आज से नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं इसका अपोज करते आए हैं। जो ये मानसिकता थी ये पहले भी थी, लेकिन अब इस मानसिकता को थोड़ा बल मिल गया। जब सेंटर में आपको पता हो कि आप क्या आगे बैठे हैं, आपको बचा लेंगे। आप देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर हमारे देश में घटनाएं होती हैं और उसको दबा दिया जाता है। हमारे देश की जो खिलाड़ी थी हरियाणा की, उनको न्याय आज तक मिला। बृजभूषण जी आज भी बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं। तो ऐसे उनको वो फ्री हैंड हो रखे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि हमें जो क्राइम करना है, हमें जो अपनी तानाशाही करनी है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में हमारा हाथ है और वो बिल्कुल निडर हैं। और जब तक जो समाज है उस चीज़ का बहिष्कार नहीं करेगा ना, क्योंकि आप देखिए चुनाव में हमारे सगे संबंधी, हमारे साथ के लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि इसके पास गाड़ी कौन सी है, इसके बैनर कितने हैं, इसके पीछे लोग कितने हैं। कोई ये नहीं सोच ये किस जाति का है या किस धर्म का है। अगर हम चुनाव के समय ये सोच लें कि आदमी क्या है तो बिल्कुल चेंज होगा। माननीय अनिल मिश्रा जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए पूरे भारत में जितने भी बहुजन संगठन है या कुछ भी है, उनका टारगेट तो, मेन टारगेट तो यही है ना। क्योंकि देखिए जो हमारे लोग, अब तो देखिए पहले क्या था कि हमारे माँ बाप जो हमारे पूर्वज थे वो तो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, उनको तो हम इतना कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज तो समाज शिक्षित समाज है ना, इस समाज को तो समझना चाहिए। अगर मान लो वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, आज भी हम देखते हैं लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ये रीति रिवाज करते हुए आए हैं, हमने तो यही देखा है। मगर फिर भी उन लोगों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा का मतलब तो समझाना चाहिए ना उनको। तो ये कमी किसकी है? ये कमी तो पढ़े लिखे समाज की है ना, वो समझा नहीं पा रहा। बिल्कुल, देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई अच्छा काम हम शुरू करते हैं, अगर खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी वो संपूर्ण नहीं होगा। तो हमें बदलाव जो लाना है वो खुद से शुरू करना है। हम हर चीज़ का अपोज करेंगे जो गलत हो रहा है किसी के साथ। अब आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है और 10 लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। ये क्या मानसिकता है? क्या मानसिकता है? तो जब तक खुलकर हम अपोज नहीं करेंगे और संगठित होकर देश में जो घटनाएं हो रही हैं उनका अपोज नहीं करेंगे तो हमारे साथ अन्याय होता भी रहेगा। और आज मेरे साथ अन्याय नहीं है तो कल मेरा नंबर है, यह आप बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए। चलो मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र जी जो बीएसपी से चुनाव नई दिल्ली से लड़ चुके हैं। साथियों, बाबा साहब हमारे एक बात बोल के गए हैं, इस चीज़ को अपने पल्ले से, अपने समाज से, अपने बच्चों को ये चीज़, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 चीज़ें बाबा साहब ने मतलब ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं बोला है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संगठित इसलिए संगठित होकर रहना है कि ये अकेले अकेले देख के लोग संगठित रहेंगे तो आपके एक पावर रहती है, संगठन में एक पावर होती है। और संघर्ष जीवन हर टाइम, क्योंकि हमारे पूरे भारत के ऊपर एक ऐसा एक विकराल काल बैठा हुआ है जिससे हमें बहुजन समाज को तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को हरदम संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको मैं वीरेंद्र जी को आपकी बातें, सारी वीरेंद्र जी की बातें आप तक पहुंचाई, उनसे चर्चा करके आप तक पहुंचाया। और वीडियो साथियों आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।